बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ कैफ4 बिजनेस लॉ डायनामिक्स। गुज़श्ता क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करते हुए हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था ऑफ़र, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। इसके अंदर कुछ हमने बुनियादी बातें करी जिसको मैं आप चाहता हूँ कि आपके साथ रिकॉल कर लूँ। नंबर 1, ऑफ़र क्या होती है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अदर पर्सन टू डू और नॉट डू समथिंग, ठीक है, द पर्सन इज सेड टू मेक एन ऑफ़र। ऐसा ही है। इसकी डेफिनेशन में पढ़ा दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा, मसला नहीं है, परेशानी हो, घबराना नहीं है। अच्छा, फिर हमने क्या कहा था? एक्सेप्टेंस क्या होती है कि द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड सिग्निफाइज इज एसेंट टू इट, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है बताओ भाई? अच्छा, प्रॉमिसर प्रॉमिस ही बन जाते हैं ना। तो ये जब ऑफर और एक्सेप्टेंस हो जाती है तो ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस। प्रॉमिस के अंदर कंसिडरेशन ऐड होती है तो क्या बनता है? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर क्या होता है? सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। जबकि अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई ऐसा करूं जिसके अंदर मेरी नियत हो कि अगले पार्टी को मैं सू करूंगा ऑन डिफ़ॉल्ट, तो फिर क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो लीगल ऑब्लिगेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर के ऊपर कल मुख्तसर बात, मुख्तसर हिंट जो है ना, वो कल हमने क्लास में ले ली थी। अब इसको आज मज़ीद डिटेल में लेके आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑफर के अंदर पहली चीज़ आ रही है स्पेसिफिक ऑफर। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं अपनी घड़ी उतार के किसी को बेचना चाहूँ और मैं कहूँ भाई सामने वाले, आप भाई, आपका नाम क्या है भाई? बिलाल। बिलाल भाई, मैं आपको कहता हूँ कि क्या आप ये मेरी घड़ी 40,000 रुपये में मुझसे ख़रीदना पसंद करेंगे? अगर आप कहते हो हाँ, तो ये क्या बन जाएगी? एक्सेप्टेंस हो जाएगी और ये हो जाएगा मेरा एक वैलिड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या अगर मैं बिलाल को कहता हूँ कि क्या बिलाल तुम मेरी घड़ी खरीदना पसंद करते हो, तो बराबर वाला भाई मायस भाई क्या इस घड़ी को खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफर है, बिलाल को की गई है, तो बिलाल ही इसको एक्सेप्ट करेगा। डन। अच्छा, नंबर 2 पे आती है मेरे पास क्या? जनरल ऑफर। जनरल ऑफर वो होती है जो पब्लिक एट लार्ज को की जाती है। जैसे मैंने कल मिसाल दी थी लॉस्ट डॉग की, लॉस्ट पेट की, कि जो कोई मेरा गुमा हुआ कुत्ता मुझे ला के देगा उसको मिलेगा इनाम। ये क्या है भाई? जनरल ऑफर विच इज़ मेड टू अ पब्लिक एट लार्ज। लेकिन पब्लिक एट लार्ज को वो ऑफ़र कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। अगर मैं इस क्लास को एक ऑफ़र करता हूँ कि जो मेरा गुमा हुआ वॉलेट ला के देगा तो उसको मैं 5,000 रुपये का इनाम दूंगा, तो अगर कोई भी इस क्लास में से इन इंस्ट्रक्शन पे एक्ट करते हुए मेरा वॉलेट मुझे ला के देता है तो उसको क्या मिलेगा? 5,000 रुपये का इनाम। लेकिन अगर कोई आउटसाइड द क्लास, किसी को मेरा पैसे पड़े हुए मिल गए, वॉलेट पड़ा हुआ मिल गया और वो मुझे ला के देगा, तो क्या वो इनाम का हकदार होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस तक वो ऑफ़र कम्युनिकेट हुई ही नहीं थी। तीसरी चीज़ आती है काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र के बारे में कल क्लास में किसी ने सवाल किया था, वो कहाँ है भाई काउंटर ऑफ़र वाला? भाई आज नहीं आया, आपने किया था सवाल। अच्छा, आपने सवाल ये किया था भाई कि अगर एक बंदा ऑफ़र करता है, ठीक है, मैंने कहा यार ये घड़ी क्या मुझसे तुम 40,000 रुपये में ख़रीदोगे, और आप आगे से कहते हो 40 नहीं 35 में ख़रीदूँगा, तो ये क्या है? ये काउंटर ऑफ़र है। आपने मेरी ऑफ़र को क्या कर दिया? काउंटर कर दिया। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ हाँ चलो ठीक है 35 में ले लो, तो अब ऑफरर कौन हुआ? ऑफरर कौन हुआ, मैं या आप? चलो देखो, मैं आसान करता हूँ। मैंने तुम्हें कहा कि क्या तुम मुझसे मेरी घड़ी 40,000 में ख़रीदोगे? आपने कहा 35 में ख़रीदूँगा। अब बताओ ऑफरर कौन हुआ? तुम ऑफरर हुए ना, क्योंकि तुमने क्या कर दी? काउंटर ऑफर कर दी। तो काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाती है? बोलो भाई, कैंसिल हो जाती है। काउंटर ऑफर कैंसिल दी ओरिजिनल ऑफर। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। अब अगर मैं एक्सेप्टेंस देता हूँ कि हाँ ठीक है चलो 35,000 में ले लो, तो मैं कौन हो गया? बोलो भाई, ऑफरी हो गया। डन। चलो आओ एक एक करके पढ़ लें। स्पेसिफिक ऑफर कह रहे हैं, स्पेसिफिक ऑफर वो ऑफर होती है जो डेफिनेट पर्सन्स को की जाती है। इट कैन ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड। ये सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा जिसको ऑफर की जा रही है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? आ जाओ एग्जाम्पल पढ़ लो। अली ऑफर टू सेल हिज कार टू अहमद। अली ने अपनी गाड़ी बेचने की ऑफ़र की किसको? अहमद को, फॉर रुपीज़ 5 लाख। ओनली अहमद कैन एक्सेप्ट दिस ऑफर एज इट इज़ मेड स्पेसिफिकली टू हिम। अ कंपनी ऑफर अ जॉब टू फातिमा विथ सैलरी ऑफ 50,000 पर मंथ। फातिमा को जॉब ऑफर की गई 50,000 पर महीने पे। सिर्फ फातिमा ही इसको एक्सेप्ट कर सकती है क्योंकि वो ऑफर लेटर डायरेक्टली किसको दिया गया था? फातिमा को दिया गया था। क्या फातिमा ऐसा कह सकती है कि मेरा मूड नहीं है, अपनी छोटी बहन को भेज देती हूँ, ये जॉब कर लेगी? क्या ऐसा कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि वो उस जॉब की स्पेसिफिक ऑफर किसको हुई है?
फातिमा को ही है। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर कहते हैं कि ये वो ऑफर होती है विच इज़ मेड टू द वर्ल्ड और द पब्लिक एट लार्ज, एनी पर्सन कैन एक्सेप्ट दी ऑफर, लेकिन वही पर्सन एक्सेप्ट करेगा ऑफर जिसको कम्युनिकेट हो गई होगी, बाय एक्टिंग ऑन दी कंडीशन ऑफ दी ऑफर, और डेफिनेटली वो एक्टिंग कैसे करेगा कंडीशंस पे ऑफर की, कैसे एक्ट करेगा, जब उसको उस ऑफर का इल्म होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? कोई बहुत मुश्किल तो बात नहीं है। क्लास ऑफ पर्सनस को भी की जाती है, जैसे कि स्पेसिफिक ऑफर ये भी हो सकती है कि जैसे मैंने यूँ समझो मेड टू डेफिनेट, देखो लिखा हुआ है ना कि इट इज़ मेड टू डेफिनेट पर्सनस, और आगे क्या लगा हुआ है एस। हो सकता है मैं बिलाल को कहूँ, या मैं कहूँ चलो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ये ऑफ़र सिर्फ तुम 3 लोगों के लिए है, तुम तीनों में से जो भी इस पे एक्ट करेगा वो जो है वो इनाम का हकदार होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो स्पेसिफिक ऑफर कैन बी मेड टू अ पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? ओके की रिपोर्ट है, बढ़ जाए हम आगे। जनरल ऑफर, जनरल ऑफर क्या होती है? जनरल ऑफर वो ऑफर होती है जो कि आवाम एट लार्ज को की जा रही होती है। आ स्टोर एडवर्टाइजेस अ 20% डिस्काउंट टू एनीवन हु शॉप ड्यूरिंग द वीकेंड। अब जो भी वीकेंड पे ख़रीदारी करने आएगा उसको क्या मिल जाएगा? 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अ कंपनी अनाउंसेस दैट द फर्स्ट 100 कस्टमर हु बाय अ प्रोडक्ट विल रिसीव अ फ्री गिफ्ट। तो अब जो पहले 100 कस्टमर आएंगे वो फ्री गिफ्ट के क्या हो जाएंगे? हकदार हो जाएंगे। आ रेस्टोरेंट एडवर्टाइज बाय वन गेट वन फ्री, ये रेस्टोरेंट की तरफ से क्या है? ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री। तो एक बंदा जो भी कुछ खरीदेगा या खाना खाएगा जाके, उसको बाय वन करने पे क्या मिल जाएगा? गेट वन फ्री मिल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? अब बताओ 3 तरह की ऑफर पढ़नी, कौन कौन सी? स्पेसिफिक ऑफर जो कि एक सर्टेन पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को की जाती है। जनरल ऑफर विच इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, ठीक है। और तीसरी चीज़ क्या थी? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर वो होती है जो कि ओरिजिनल ऑफर के अगेंस्ट की जाए, और काउंटर ऑफर की खुसूसियत ये है कि उससे ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि अब आप मेरी कंडीशन को दोबारा से एग्री कर लो। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा, क्या बिलाल भाई तुम मुझसे ये वाली घड़ी क्या 40,000 रुपये में ख़रीदना पसंद करोगे? तुमने कहा नहीं, मैं 35,000 में ख़रीदना पसंद करता हूँ। तुमने क्या कर दी? काउंटर ऑफर दे दी। इससे मेरी ओरिजिनल ऑफ़र कैंसिल हो गई, मैंने घड़ी हाथ में पहन ली। तुम्हारा थोड़ी देर बाद ना मूड बदल गया, मूड स्विंग हो गया। तुमने बोला यार ठीक है यार 40 में दे दो। अब क्या मैं तुम्हें देने के लिए लायबल हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि इसने जब काउंटर ऑफर की तो उससे ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो गई। एक्सेप्टेंस की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि उसको एज इट इज़ मानना पड़ता है, एज इट इज़ मानना पड़ता है। अगर मैं एक गाड़ी बेच रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या तुम मुझसे ये वाली ऑल्टो इसी कंडीशन में 2 पीस टचअप के साथ, ठीक है, और माइनर कलम के साथ, और 35,000 गाड़ी चली हुई, 21 का मॉडल, 26 लाख रुपए में मुझसे ख़रीदते हो? अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं ख़रीदता हूँ बिल्कुल बिल्कुल एज इट इज़ विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन, तो ये क्या है? ये अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहलाती है। हम आगे पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही मानना है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि यार पहले गाड़ी को ना वॉश करा दो फिर ख़रीद लूँगा, तो फिर ये क्या हो जाएगी? काउंटर ऑफर हो जाएगी, ठीक है। तो काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? चलो ओके। अगला काउंटर ऑफर, ऑफर मेड बाय द अदर पार्टी इन रिस्पॉन्स टू द प्रीवियस ऑफर। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है। अच्छा अगली एग्जाम्पल, सारा ऑफर टू रेंट हर अपार्टमेंट टू जैन फॉर ₹25,000 पर मंथ। जैन ने रिप्लाई किया कि नहीं मैं तो 20,000 पर मंथ पे ही लूँगा। तो जैन का ये रिस्पॉन्ड करना क्या था? बोलो भाई, काउंटर ऑफर, जिससे ओरिजिनल ऑफर क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। आ क्लाइंट ऑफर टू पे फ्रीलांसर 10,000 फॉर अ प्रोजेक्ट। क्लाइंट ने कहा फ्रीलांसर को कि मैं 10,000 रुपये दूंगा इस प्रोजेक्ट के लिए। फ्रीलांसर ने रिस्पॉन्ड किया कि नहीं मैं तो 12,000 रुपये लूँगा। तो उसकी वो 10,000 वाली ओरिजिनल ऑफ़र क्या हो गई? कैंसिल हो गई। दिस इज़ अ काउंटर ऑफर, जिससे अगली ओरिजिनल ऑफर क्या हो गई? बोलो भाई, कैंसिल हो गई। बात समझ आ रही है? अब तुम लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि सर ये 55 घंटे में 50 घंटे में बिजनेस लॉ कैसे कवर होता है। समझ आ रही है? ऐसे कवर होता है। अब मैं अगर चाहूँ ना तो मैं इस पर लंबी करूँ फुर्सत से, एक को उठाऊँ दूसरे को उठाऊँ, ऐसी एग्जांपल दिलवाऊँ, फिर ये करूँ, फिर एक और एग्जांपल दूँ, फिर एक और एग्जांपल दूँ, फिर एक और एग्जांपल दूँ। अब मुझे पता है इसके अगर केस स्टडी का सवाल आएगा काउंटर ऑफर से, तो आएगा ही नहीं, ठीक है। काउंटर ऑफर से केस स्टडी बनेगी नहीं, क्योंकि हर बच्चा काउंटर ऑफर पहचान लेता है।
ठीक है, तो इतना आसान सवाल है कि अपनी पूछेगा, वो बनाएगा कम्युनिकेशन से, रिवोकेशन से, वहाँ से बनाएगा, और वहाँ भी रीजनेबल टाइम लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो पूछेगा 3 से 4 नंबर का। अब बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अहम है बनाने के लिए, उस पर टाइम ही टाइम लगेगा, कौन सा कॉन्सेप्ट कम अहम है। अब ये ऐसी चीज़ है जो कि हमारी ज़िंदगियों में चलती है, हम एक दूसरे से ऑफर एक्सेप्टेंस करते रहते हैं, हमें यूँ समझ आने वाली चीज़ें ये, तो जो जल्दी जल्दी चीज़ें समझ आएंगी उसको हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बात समझ आ रही है, सब क्लियर है? अच्छा, किसी को भी अल्लाह ना करे ऐसा लगे कि हमारा पेस तेज़ है या हम तेज़ पढ़ रहे हैं, तो वो रोक के सवाल पूछ ले, फील फ्री, ठीक है। लेकिन 25 चैप्टर है तो हम अपना पेस अच्छा रखेंगे, हम क्लास में अटेंटिव रहेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन क्वालिटी पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा, कल से कंपनी लॉ की क्लासेस हैं, ठीक है। जुमरात जुम्मा हफ्ता कंपनी लॉ है, पीर मंगल बुध क्या है? बिजनेस लॉ। डन। हफ्ते में 6 दिन क्लास होगी। टैक्स की 6 जी। अब्दुल्ला भाई और मेरा जो है ना वो अग्रीमेंट हो चुका है, बाहिमी एग्रीमेंट, हम 6 क्लास पढ़ाएंगे, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गई हमारी। चलो अब आ जाओ एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफर या प्रपोजल। कह रहा है कि एक ऑफ़र को ऑफ़र कहने के लिए उसके अंदर कौन सी शराइत व ज़वाबित का पूरा होना लाजिम है। एक ऑफ़र को ऑफ़र होने के लिए उसके अंदर कौन सी शराइत व ज़वाबित का पूरा होना ज़रूरी है। वो कह रहा है भाई ये 5 चीज़ें अगर होंगी तो वो ऑफ़र एक अच्छी ऑफ़र कहलाएगी, वो ऑफ़र एक कंप्लीट ऑफ़र कहलाएगी, वो ऑफ़र एक जामे ऑफ़र कहलाएगी। अगर इन 5 में से कोई एक भी चीज़ नहीं होगी, सॉरी इन 4 में से कोई एक भी चीज़ अगर नहीं होगी तो वो ऑफ़र नहीं कहलाएगी। कोई एक भी चीज़ मिसिंग हो गई तो वो ऑफ़र नहीं होगी। बात समझ आ रही है? अब हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ एन ऑफ़र कि ऑफ़र को ऑफ़र कहने के लिए उसके अंदर कौन सी खासियत होनी चाहिए। नंबर 1 सबसे पहली चीज़ आ रही है 2 पर्सन्स। कह रहा है ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होने के लिए ना, या ऑफ़र करने के लिए कम से कम 2 बंदा होना चाहिए। एक बंदा अपने आप को ऑफ़र नहीं कर सकता। जैसे मैं कहूँ क्या हुदैत भाई कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हुदैत भाई क्या आप मुझे ये घड़ी बेचेंगे? हाँ मैं आपको बेचूंगा। ठीक है, लाएँ 40,000 रुपये की घड़ी बेचने हैं। तो 40,000 रुपये मैं घड़ी मैंने लेके यहाँ रख दी और 40,000 रुपये जेब से निकाल के इनको यहाँ दे दिए। क्या मैं अपने आप से ये वाली बातें कर सकता हूँ, अपने आप से ऑफ़र एक्सेप्टेंस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो इसलिए ये कह रहा है कि भाई कम से कम 2 बंदे होना चाहिए। ठीक है, 2 पर्सन्स लाजमी होने चाहिए हैं। अब देखो ये इस तरह से हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, याद करेंगे तो हमें क्लास में चीज़ें याद हो जाएंगी। कम से कम 2 बंदे होने चाहिए। अली ऑफर्स टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर रुपीज़ 5 लाख। तो अली कौन है? ऑफरर। और अहमद कौन है? ऑफरी। डन। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कल इसके ऊपर बड़ी तफसीली बात हुई है क्या कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस करने के बाद, एग्रीमेंट बनने के बाद, लीगल इन्फोर्सेबल होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट करने का तक का सफ़र इसलिए किया जाता है ताकि कल को अगर कोई पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दे तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में जाके सू किया जा सके। ऐसा ही है ना। तो इनकी आपस में नियतें होती हैं कि अगर आइदर पार्टी ने डिफ़ॉल्ट कर लिया तो हम क्या करेंगे, इस कोर्ट में जाके क्या कर देंगे? बोलो भाई, सू कर देंगे। ठीक है, तो बोथ पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि दे कैन टेक लीगल एक्शन इफ़ द टर्म्स आर नॉट फुलफिल्ड। किसी भी एक पार्टी ने धोखा किया, भाग गए, फ्रॉड कर दिया, तो अगला बंदा उसको क्या कर देगा? बोलो भाई, कोर्ट में जाके चैलेंज कर देगा। नंबर 3 ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। ये क्या होती है? कहता है अली ऑफर टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर रुपीज़ 5 लाख। अली ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी बेचूंगा 5 लाख की बाय द एंड ऑफ द वीक। ये ऑफर क्लियर है, ठीक है, स्टेटिंग द आइटम, प्राइस एंड टाइम। अगर अली ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा, उसको पता है कौन सी गाड़ी है, लाल गाड़ी खड़ी हुई है सामने, हाँ भाई ये वाली गाड़ी बेचूंगा, 5 लाख रुपए की बेचूंगा। कब बेचूंगा? अगले हफ्ते बेचूंगा। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि जो है वो बिलाल भाई को गेम खेलने का बहुत शौक है और बिलाल भाई को चाहिए गेमिंग चेयर, तो बिलाल भाई ने मुझे कहा हुदैत भाई मुझे जो है ना वो यार गेम खेलने के लिए चेयर चाहिए, मैं क्योंकि गेमिंग करता हूँ। अब मुझे पता है गेमिंग चेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कहा लाओ 25,000 रुपये दो, एक ऐसी ज़बरदस्त गेम खेलने वाली चेयर ला के दूँगा। मसला ठीक है, इसने मुझे दे दी 25,000 रुपये, ठीक है, और मैंने इसको प्लास्टिक की चेयर ला के दी 6,000 रुपये की, बाकी पैसे रखती अपनी जेब में। अब इसने बोला हुदैत भाई ये क्या गेमिंग चेयर तो नहीं है? बोला भाई इस पर बैठे गेम खेलोगे, गेमिंग चेयर बन गई। ठीक है, तो क्या ये ऑफ़र सर्टेन थी? नहीं थी। मुझे बताना चाहिए कि कौन सी वाली चेयर, किस कलर वाली चेयर, उसकी आइटम की सारी स्पेसिफिकेशन ऑफ़र के अंदर क्लियर होनी चाहिए है। बात समझ आती है? आई कि आपने एक दफ़ा इस पर सवाल पूछ लिया,
उसने कहा भाई लेट से एक बंदे के पास 2 गाड़ियाँ हैं, ठीक है, एक बंदे के पास फॉर्च्यूनर, एक बंदे के पास जो है ना लेट से डाला भी है, ठीक है, और एक बंदे के पास जो है ना वो मेहरान भी खड़ी हुई है, ठीक है, और एक दोस्त थे, 2 दोस्त ना, आपस में उनका ना दिल आ गया एक डाला पे। उस एक बंदे ने दूसरे बंदे के डाला पे आ गया दिल, उससे बोला यार तुम मुझे अपनी गाड़ी भेज दो। इसको भी पता है वो किस गाड़ी की बात कर रहा है, ठीक है। उसने बोला ठीक है 1 करोड़ रुपये दे दो, मैं तो अपनी गाड़ी भेज देता हूँ। बोला ठीक है, 1 करोड़ रुपये ले ली और मेहरान जाके भेज दी। बोला भाई मैंने आपको कहा था कि 1 करोड़ दोगे तो मैं क्या बेचूंगा आपको गाड़ी, तो क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसके अंदर ऑफर के एसेंशियल्स पूरे नहीं हुए थे। उसको बताना चाहिए था कि 1 करोड़ रुपये, अच्छा कौन सी गाड़ी, कौन से कलर की, कौन से मॉडल की, कितने माइलेज की, कौन से टचअप की, ताकि वो उसी कंडीशन में उसको वो गाड़ी दे सके। बात समझ आ रही है? तो ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, पता होना चाहिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हम कब देंगे, हमारे पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर होनी चाहिए ताकि किसी एम्बिग्विटी की गुंजाइश बाकी ना रहे। क्लियर है? अच्छा, नंबर 4, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इस पर तो हम क्लास में जब से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं कि ऑफर का ऑफरी को कम्युनिकेट करना बेहद ज़रूरी है। ही मस्ट बी अवेयर ऑफ दी ऑफर। कहता है कि पहली चीज़, ऑफ़र एक्सप्रेसिवली भी कम्युनिकेट की जाती है। भाईजान क्या तुम मुझसे मेरी घड़ी लेना पसंद करोगे? ये क्या है? एक्सप्रेस कम्युनिकेशन ऑफ दी ऑफ़र। अगली चीज़ क्या हो सकती है? इम्प्लाइड कम्युनिकेशन ऑफ दी ऑफ़र। जैसे कि वो माई आती शीशा साफ़ करने के लिए आ जाती और मैं भी उसको कुछ ना बोलता, तो उसका आना और हाथ यूँ करना ये शो कर रहा है कि वो इम्प्लाइड ऑफ़र कर रही है, ठीक है। और अगर मैं उसको ना रोकूँ तो ये क्या हो जाएगी? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अच्छा, एक्सप्रेस कैसे होती है? कहता है अली ने एक ख़त भेजा अहमद को कि भाई मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ। ये ऑफ़र क्या है? कम्युनिकेटेड है थ्रू आ रिटन लेटर मेकिंग इट वैलिड, जैसे ही अहमद को रिसीव हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, अब कह रहा है कि ऑफर कब कम्युनिकेट मानी जाती है। कहता है इट इज़ ड्यूली कम्युनिकेटेड। ड्यूली का मतलब होता है करेक्टली कम्युनिकेटेड या कंप्लीट। ड्यूली मतलब मुकम्मल अंदाज में। इट इज़ ड्यूली कम्युनिकेटेड व्हेन रीचेज द पर्सन टू whom इट इज़ मेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा कॉमन मिसाल दी हुई है, वो क्या दी हुई है? वो ये दी हुई है जैसे लेट से कि 2 अगस्त 2025 को आपने क्या किया? आपने लेटर सेंड कर दिया, ठीक है। अब हुआ ये कि उस ख़त को जो है दूसरे शहर जाने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ख़त की मिसालें यहाँ पे इसलिए दी हुई हैं, मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट 1872 का है। अब तो क्या है, व्हाट्सएप पे सीन कर लिया, ड्यूली कम्युनिकेटेड हो गई, ठीक है। अच्छा, 2 अगस्त 2025 को लेटर सेंड कर दिया। अब उसको जाके मिला 7 अगस्त 2025 को। 7 अगस्त 2025 को उसको क्या हो गया? बोलो भाई, लेटर रिसीव हो गया। अब मुझे बताओ कि व्हेन इट इज़ ड्यूली कम्युनिकेटेड, तो मैं बोलूँगा कि इट इज़ ड्यूली कम्युनिकेटेड ऑन 7 अगस्त 2025, ठीक है। क्यों? क्योंकि ड्यूली कम्युनिकेटेड जिस दिन होगी, जिस दिन ऑफरी को वो लेटर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर 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 मैं उसको एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं, ठीक है, उसको मैं क्या कर दूं? एक व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दूं और ऑफ़र करूं। मुझे बताओ कि मैंने सुबह 10 बजे अपना मैसेज फॉर सेंड कर दी, ठीक है। 10:30 पे उसने क्या कर ली? मैसेज को मेरी रीड कर लिया, ठीक है। मुझे बताओ ऑफ़र कब कम्युनिकेट हुई है? जब रीड किया, ठीक है। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि ड्यूली कम्युनिकेटेड एट 10:30 AM। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात समझ आ रही है? चलो अगली चीज़। अब ज़रा मुझे बताओ कि अगर तुमसे पूछेगा कि ऑफ़र के अंदर एसेंशियल्स कौन कौन से, तो बता दोगे? 2 पर्सन, सर्टेन एंड डेफिनेट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड। डन है? वो पढ़ ले,
उसकी आंखें पढ़ लें, उसके कान सुन लें, ठीक है। सर लेकिन हर ऑफर में लीगल रिलेशनशिप होना नेसेसरी तो नहीं है ना? ज़रूरी है। मतलब देखो ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नियत ये होती है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि कल को अगर कोई पार्टी डिफ़ॉल्ट करके तो उसको सू करेगा। अच्छा, सेकंड वाला पॉइंट फिर बता दें। अरीशा कहती हैं कि अरीशा अच्छा देखो कल इन्फोर्सिबिलिटी हमने पढ़ी थी ना, तो इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर हमने ये बात बखूबी सीखी थी कि एक सोशल, मोरल और रिलीजियस एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, ऐसा ही है, यही पढ़ा था ना हमने। इसके अंदर क्या पढ़ा था हमने, सोशल, मोरल, रिलीजियस के अंदर सोशल में दोस्तों यारों का कोई बीच का एग्रीमेंट हो गया, आपस की बातचीत हो गई, ठीक है, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट बोलो भाई नहीं करते। लेकिन जबकि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं, वो क्या करते हैं बोलो भाई, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देते हैं। बोलो भाई क्या करते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देते हैं। वो हमने यहाँ पढ़ा था, देखो देखो अरीशा, एक सेकंड। हाँ, उनकी नीयत यही होती है कि अगर अगर कोई बंदा भाग गया तो उसको सू किया जा सके, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने यहाँ पढ़ा था, और यही हम आज सेकंड पॉइंट में दोबारा हम इसको रिकॉल कर रहे हैं क्या, कि इसेंशियल ऑफ द ऑफर के अंदर एक इसेंशियल ये भी है कि दो पर्सन तो हों, लेकिन उन दोनों की आपस में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप हो, कि कल को कोई भी भाग जाएगा, कल को कोई पार्टी डिफॉल्ट करेगी तो इनको सू किया जा सकेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ओके। क्योंकि माई आई चुपचाप शीशा साफ़ करने लगी, लेकिन साइड मिरर का तो ये ऑफ़र डेफिनेट और सर्टेन तो थी नहीं भाईजान, उसकी ऑफ़र इम्प्लाइड थी, उसकी ऑफ़र इम्प्लाइड थी। जब वो आई और मेरे विंड स्क्रीन के ऊपर हाथ रख के खड़ी हुई तो उसकी इम्प्लाइड ऑफ़र थी, मेरा खामोश रहना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस था, ठीक है। और सर्टेन डेफिनेट भी है ना। अब मुझे पता है कि अगर वो वाइपर लेकर आई तो मेरा मुंह थोड़ी धुल जाएगी उससे, शीशा ही साफ़ करेगी ना गाड़ी का। क्यों नहीं है? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने बेनिफिट ले लिया उस चीज़ का, लीगल हो जाएगा। कल को माई जाके बोलेगी कोर्ट ऑफ लॉ में कि भाई मैं इसका शीशा साफ़ किया और उसने बेनिफिट भी ले लिया, मना भी नहीं किया था मुझे, अब मुझे पैसे दिलवाओ, देने पड़ेंगे। क्या साबित कैसे करेंगे? वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके साबित करेंगे, और वो कोर्ट की जो जो प्रोसीडिंग्स है ना सारी, वो मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा देखो, बेसिकली लॉ में ये लिखा हुआ है आगे कि अगर, इधर चैप्टर नंबर 8 की बात बता रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने किसी चीज़ का बेनिफिट ले लिया है, ठीक है, तो उसको उस चीज़ की पेमेंट करनी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 8 में रिकॉल करवाऊँगा। तो चूँकि मैंने उसको मना भी नहीं किया और बेनिफिट ले भी लिया, अब आई एम लायबल टू पे हर। सवाल सर जो फ्लाइट के अंदर ऑफर हुई थी उसके अंदर जो प्राइसिंग थी वो तो तय नहीं है? बस वो फिर नॉर्मल मार्केट कंडीशन के हिसाब से होंगी ना, कि 10 रुपये 20 रुपये कुछ भी हो सकती है, ठीक है। वो फिर नॉर्मल जो प्रैक्टिस होती है उसके हिसाब से चलता है, ठीक है। यार 5 मुँह से निकल गए थे, 4 में मतलब कोई मसला नहीं है यार, हो जाता है। सर उसको भी इम्प्लाइड कह सकते हैं, जो हम मार्केट में जाते हैं टैग लगे होते हैं, क्योंकि हम कोई ऑफर आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, टेंशन नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ कंडीशनल ऑफ़र। कंडीशनल ऑफ़र क्या होती है? इम्प्लाइड वाले में तो कोई सा भी शीशा साफ़ कर दे। अच्छा, आ जाओ भाई, कंडीशनल ऑफ़र क्या होती है? बेसिकली भाई कंडीशनल ऑफ़र ये होती है कि मैं ऑफ़र तो कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑफ़र आप जब एक्सेप्ट करोगे, जब मेरी कोई लगी हुई कंडीशन पे मानोगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ 50,000 रुपये का, लेकिन 50,000 रुपये का मोबाइल मैं उसको बेचूंगा जो 10% टोकन मनी मेरे मीज़ान बैंक के अकाउंट में डाल देगा। अब मुझे बताओ इस ऑफ़र में कंडीशन क्या है कि 10% का टोकन मेरे मीज़ान बैंक के अकाउंट में डालना है। अगर उसने MCB के अकाउंट में डाल दिया तो नहीं होगी ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस ऑफ़र की स्पेसिफिक जो कंडीशन थी कि मीज़ान बैंक के अकाउंट में पैसे डालना, वो पूरी नहीं हुई। बात समझ आ रही है? तो ऑफ़र में भी सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या करनी पड़ेंगी? अगले बंदे को, सामने वाले को कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी। अगर आपने सामने वाले को अपनी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन कम्युनिकेट कर दी तो बस फिर वो उस पर अमल करके उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर उसने, सामने वाले ने आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे अमल नहीं किया तो फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ऑफ़र कैंसिल हो जाएगी। डन? चलो, हाँ, क्लास ऑफ पर्सनस। अच्छा, भाई का सवाल आया है कि क्या ये जो कंडीशनल ऑफ़र है ये स्पेसिफिक में भी हो सकती है, जनरल में भी हो सकती है, या दोनों में हो सकती है? मतलब सब में हो सकती है। कैसे? अगर मैं एक जनरल पब्लिक को ऑफ़र कर रहा हूँ, ठीक है,
कि भाई जो कोई मेरा मिसिंग वॉलेट आज रात तक ला के देगा उसको पैसे मिलेंगे। तो ये आज रात तक लाना क्या है, कंडीशन जनरल पब्लिक को कर दी। अब 3 लोगों को कर रहा हूँ, 3 लोगों को स्पेसिफिक ऑफर कर रहा हूँ, तुम तीनों में से जो कोई मेरा वॉलेट आज रात तक ला के दे देगा उसको पैसे मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है? चलो एग्जाम्पल पढ़ लो। कंडीशनल ऑफर के अंदर काउंटर ऑफर होती है, बिल्कुल होती है। मतलब हमने तो उसकी कंडीशन से डिनाई कर दिया ना। हाँ तो होती काउंटर ऑफर पे भी। अगर लेट से वो कहता है कि 10% पैसे मेरे मीज़ान बैंक अकाउंट में डालो और सामने वाला कहता है कि यार मैं तो एमसीबी में डालूंगा, इस मानना तो मानो, तो उसने क्या कर दी, काउंटर ऑफर। चलो पढ़ लो। अली ऑफर टू सेल हिज कार टू अहमद फॉर ₹5 लाख but only if Ahmad pays within 10 days. This offer is subject to the condition that the payment must be made within 10 days. अच्छा, अगर 10वें दिन वो नहीं आया और 11वें दिन आया तो बताओ क्या होगा? बोलो भाई, ऑफर खत्म हो जाएगी। डन है। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है बड़ा ही मज़े का, बड़ा ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आ रहा है। इन्विटेशन टू एन ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। अच्छा, 2 लफ्ज़ समझने की ज़रूरत है ना यहाँ पे, फिर मैं उसको पढ़ाता हूँ। एक लफ्ज़ है ऑफ़र, ठीक है। एक लफ्ज़ है इन्विटेशन टू एन ऑफ़र, ठीक है। अच्छा, ये जो लफ्ज़ ऑफ़र है ये हम सबने पढ़ लिया क्या, कि ऑफ़र क्या होती है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ सच अदर पर्सन टू डू और नॉट टू समथिंग ही सेड टू मेक एन ऑफ़र, ठीक है। ये डेफिनेशन ने पढ़ ली। और एक बंदा जो देने वाला है वो कौन कहलाता है, ऑफरर, और जो सामने वाला बंदा है जिसको दी जा रही होती है वो कौन होता है, ऑफरी। ये बात पढ़ ली हमने, डन। अब एक चीज़ होती है इन्विटेशन टू एन ऑफ़र। वो किताब में लिखता है कि इन्विटेशन टू एन ऑफ़र इज़ नॉट एन ऑफ़र। इसका क्या मतलब है? इसमें ना सेशन एंड तक ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये उनको तंग करता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है कि इन्विटेशन टू एन ऑफ़र इज़ नॉट एन, आगे आ जाएँ, आगे 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 आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है कि इन्विटेशन टू एन ऑफ़र इज़ नॉट एन ऑफ़र। अब ये कैसे, ये कॉन्सेप्ट वो है जो बच्चे ना पेपर से एक रात पहले ही पूछ रहे हैं, सर ज़रा इसको एक बार रिपीट कर दें कि ये इन्विटेशन टू एन ऑफ़र ऑफ़र नहीं होती, ऐसा क्यों है, ये क्या है? इन्विटेशन का मतलब क्या होता है? दावत देना। अगर मैं यूँ कहूँ कि इन्विटेशन टू एन ऑफ़र यानी कि दावत देना किसी को के ऑफ़र करे, तो यूँ कह सकता हूँ कि ऑफ़र करने की दावत देना, ऐसा कह सकता हूँ। इधर आ जा भाई, अब सही है, ऑफ़र करने की दावत देना। चलो, इसकी बहुत सारी मिसाल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली मिसाल, क्रिकेट में किसी को इंटरेस्ट है? सबको ही है माशाल्लाह, लड़के सारे ही हैं। तो आपने देखा होगा आईपीएल की बिड या पीएसएल की बिड। आईपीएल में क्या होता है, बिड होती है। अच्छा, अगर आपने आईपीएल की बिड देखी हो तो उसके अंदर एक टीम थी सनराइजर हैदराबाद, ठीक है, जिसने किसको ख़रीदा था, बोलो भाई, पैट कमिंस को ख़रीदा था। और कितने में ख़रीदा था? हाँ, 22 करोड़ में ख़रीदा था या 150 में ख़रीदा था? ज़्यादा में ख़रीदा था। कितने में? 26 करोड़ रुपये में, पक्का 26 करोड़ में ख़रीदा था? 26 में नहीं ख़रीदा, ज़्यादा में ख़रीदा था। हाँ, नहीं नहीं यार, सर्च कर लेते हैं। नहीं नहीं यार, मुझे 150 क्यों याद आ रहा है? अच्छा, अब ये इसको देख के हंसना नहीं, मैं बताता हूँ उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। वो मेरी क्लास में ना, वो एक खातून बहुत बातें कर रही थी, ठीक है,
और वो बालों पे लगा के आई हुई थी ये, तो उसको रोस्ट करने के लिए मैंने बोला तुमने मकड़ी देखी है, आओ तो मैं दिखाता हूँ। अच्छा तो क्या था भाई, वो पैट कमिंस बिड मनी कितने में ख़रीदा गया था, इसको देखते हैं। इसको ख़रीदा गया था 20 करोड़ 50 लाख रुपए में। हाँ 20 करोड़ 50 लाख रुपए में ख़रीदा गया था, ठीक है। अच्छा अब मैं बता रहा था कि इनविटेशन टू एन ऑफर क्या नहीं होती, ऑफ़र नहीं होती। तो आईपीएल की बिड थी, आईपीएल की बिड में सनराइजर हैदराबाद ने पैट कमिंस को ख़रीदा कितने में, 20 करोड़ 50 लाख रुपए में। ये तो फाइनल ख़रीद लिया ना। अब होता क्या है, जब बिड हो रही होती है ना तो एक प्लेयर को लगाया जाता है स्क्रीन पे और कहता है कि सब बिडिंग करें। तो शुरू होती है लेट से 4 लाख, 6 लाख, 6 लाख 1, 6 लाख 2, अगला बंदा बोलता है 15 लाख, ठीक है, फिर बोलता है 15 लाख 1, 15 लाख 2, ठीक है, वो 3 सेकंड तक मेरे ख्याल टाइम होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। फिर अगला बंदा बोलता है चलो भाई जो है वो 50 लाख, ठीक है, 50 लाख रुपए में खरीदूंगा। बोलता है अच्छा 50 लाख नहीं, अगला बंदा बोलता है 1 करोड़ रुपए, ठीक है। इस तरह करते 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 क्या हो रही होती है, बिड हो रही होती है। तो बेसिकली जो बिड का इटसेल्फ जो प्रोसेस है ना वो इनविटेशन टू एन ऑफर है। क्यों? क्योंकि वो जो आईपीएल की टीम बैठी होती है, मैनेजमेंट बैठी होती है, वो सामने वाले फ्रेंचाइज ओनर्स को कह रहे होते हैं कि हम तुम्हें दे रहे हैं इनविटेशन टू एन ऑफर, कि आओ अपनी अपनी ऑफर लगाओ। तो वी बीइंग द मैनेजमेंट ऑफ आईपीएल हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले फ्रेंचाइज ओनर्स को कह रहे हैं कि आओ ऑफर लगाओ, आओ ऑफर लगाओ। अब किसी ने लगाई, इसने लगाई, इसने लगाई, इसने लगाई, इसने लगाई, आखिरी में क्या हुआ, काव्य मराने वाला 20 करोड़ 50 लाख, सब हंसने लगे और एंड में क्या हुआ भाई, उसको वो मिल गया। तो एक आईपीएल जिता दिया ना मेरे ख्याल, नहीं जिताया, फाइनल खेला था और अगले में तो दलील हो गए थे। लास्ट वाले में यही हुआ ना कि 8वें नंबर में फिनिश किया था शायद, ठीक है, बहुत बुरा हुआ था लास्ट टाइम। लेकिन चलो जिसको जीतना चाहिए था वो वेल डिजर्व जीत गया। बहरहाल एक तो ये बात हो गई, आईपीएल की बिड समझ आ गई, बिडिंग समझ, और किसी को समझ नहीं आई, कोई और है, लड़कों को समझ आ गई, इनको समझ आ गई, इनको समझ नहीं आई। आपके लिए एग्जाम्पल चेंज कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। बाजी को खाने पीने का शौक है, खाना पीना अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता, नहीं खाना पीना अच्छा ही लगता, फिर क्या अच्छा लगता है, हाँ बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। चलो लेकिन मैं एज्यूम करता हूँ तुम्हें खाना पीना अच्छा लगता है, ठीक है। ये है मेन्यू किसका भाई, रेस्टोरेंट का। रेस्टोरेंट का मेन्यू भी जो है ना वो होता है इनविटेशन टू एन ऑफ़र, ठीक है, क्योंकि उस मेन्यू में ना आइटम लिखे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं और उसके अंदर ना प्राइस लिखी होती है, क्या डेजर्ट्स की अलग लिखी होती है, ठीक है, और वो अफ़गानी टिक्का और बोटी और मलाई और शीरमाल नान ताफ्तान कोफ्ते और साइड लाइन वगैरह, ठीक है। अच्छा भूख लग रही है। अच्छा होता क्या है, जब वेटर मेन्यू लेकर आता है ना आपके पास तो वो आपको दे रहा होता है इनविटेशन टू एन ऑफ़र। क्यों? क्योंकि वो मेन्यू देख के आप क्या करोगे, यार एक टिक्का पराठा ला दो, ठीक है, एक चीज़ पराठा ला दो, ठीक है, एक शाही मखनी हांडी ला दो, एक चरसी कढ़ाई ला दो, ठीक है, हाँ हाँ होती है भाई, नाम है, ठीक है, और वो हरमैन शरफैन की क्या मशहूर है, बटर चीज़ हांडी ला दो, ठीक है। ये सब अब जो मैं बैठ के ऑर्डर दे रहा हूँ ये क्या है, ये क्या है, ये ऑफ़र है। और वेटर बोलता है हाँ बिरयानी ऑन टॉप, हाँ बिल्कुल, और वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं ले आता हूँ, वो क्या है, एक्सेप्टेंस है। ये ऑफ़र एक्सेप्टेंस से पहले की एक स्टेज है इनविटेशन टू एन ऑफ़र, जिसमें रेस्टोरेंट ओनर दावत दे रहा है मेन्यू कार्ड देकर कि आओ मुझे ऑफ़र दो। बात समझ आ रही है, क्लियर है? चलो इनको पसंद है बुक्स, तो बुक्स की मिसाल रह जाए ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना, तो बुक्स, ठीक है। वो मंगल बाज़ार देखा किसी ने तिरड़ी का, वहाँ नॉवेल्स मिलते हैं। तो बाजी गई वहाँ पे, कहाँ, मंगल बाज़ार, मंगल बाज़ार, बाजी गई मंगल बाज़ार, मंगल बाज़ार में रखे हुए थे नॉवेल्स। तो बाजी ने उठाए 3 नॉवेल्स, ठीक है, बाजी ने उठाए 3 नॉवेल्स और बाजी ने पूछा ये कितने का है। बाजी ने क्या की, इंक्वायरी की ना, इन्विटेशन थोड़ी दी, बोला ये कितने का है, सिर्फ पूछा, ये एक इंक्वायरी है, कितने का है, कितने में बेच रहे हो, ये सिर्फ एक इंक्वायरी है। बाजी ने इंक्वायरी की, उसने आगे से बोला आपको कितने में समझ आ रहा है, आपको कितने में समझ आ रहा है। तो उसका जो ये कहना था कि आपको कितने में समझ आ रहा है, वो क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफ़र। अब बाजी ने कहा ये 3 नॉवेल मुझे टोटल 3000 के समझ आते हैं, बताओ, तो ये क्या है, ऑफ़र। उसने कहा हाँ ठीक है चलो जाओ, दे दिए, सुबह का टाइम है, बिस्मिल्लाह करते हैं, ये लो
रस्सी छोड़ दी, तो ये क्या है बोलो भाई, एक्सेप्टेंस। क्लियर है, पक्की बात है। सर इसमें काउंटर ऑफर भी तो मिक्स कर रहे हैं आप, जिस तरह कैसे, मैंने नहीं की मिक्स काउंटर ऑफर। सर ये सबसे पहले तो मैं वो गई, ये कितने का है, ये कितने का है पूछना इंक्वायरी है। ये आई कैप के एक सवाल की बेस बना रहा हूँ हाथ के हाथ, उसमें एक सवाल आएगा आगे। तो मैंने सिर्फ जाके पूछा ये कितने का है, ये नहीं कि मुझे कितने का बेचोगे, क्या प्राइस है इसकी। उसने बोला आपको कितने में समझ आता है, ये उसकी तरफ से ऑफर नहीं, उसने बोला आओ मुझे ऑफर दो, आओ मुझे ऑफर दो, आपको कितने में ये चीज़ समझ आती है खरीदने के लिए। तो उसने कहा मुझे 3000 में समझ आती है। अब ये क्या है, ऑफ़र। उसने कहा ठीक है जाओ 3000 में दिया, ये क्या है, एक्सेप्टेंस। बात समझ आ रही है। आपकी बुक कब आएगी इंशाल्लाह ताला यार, बस वीकेंड के अंदर अंदर आ जाएगी। आजकल नींद भी पूरी नहीं हो रही, बहुत मसले चल रहे हैं ज़िंदगी में समझो। बहरहाल अच्छा यार, ज़रा ये ऑनलाइन वाले जो हजरात हैं ज़रा मुझे लिख के बताओ समझ आ रहा है। उज़ैर, कबीर, मुईज़, इकरा, अक्सा, अरीशा, अवेस, हसन, मानूर, मारिया, मिदत, मुबश्शिर, हमज़ा, मुनीबा, मुज़म्मिल, नबील, अमीना, सफ़ी, सुकैना, अब्दुल्ला, नासर, आयशा, उमर, वर्षा वगैरह वगैरह, सबको समझ आ रहा है। चलो ग्रेट, ओके की रिपोर्ट है। सर उससे बुक्स सामने रखी हुई हैं और वो मार्केट में बैठा हुआ है, ये भी एक इन्विटेशन ही है। अच्छा बताते हैं, सर वो तो डिस्प्ले होगी। अभी आएगा, टेंशन नहीं लो, अभी आएगा। अच्छा कह रहा है कि एन इन्विटेशन टू एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, अ पर्सन इनवाइट्स अदर टू मेक एन ऑफर, दिस इन्विटेशन shall not be considered as an offer, the response by the other person is considered as offer, ना के acceptance। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है, बोलो ना। A shop advertises a sale on laptop for rupees 50,000, this is not an offer। आ गया तुम लोगों का सवाल। A shop एडवर्टाइजेस अ सेल ऑफ लैपटॉप 50,000, ये ऑफ़र नहीं है बल्कि क्या है, इनविटेशन टू एन ऑफ़र है कि कस्टमर ऑफ़र करेगा कि ये मैं ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए, ये क्या है, ऑफ़र। द कस्टमर का डिसीजन कि कौन सा लैपटॉप ख़रीदेगा उस प्राइस पे, वो क्या है, ऑफ़र। अगेन रेस्टोरेंट वाली मिसाल आ गई। आ रेस्टोरेंट मेन्यू लिस्ट द डिशेस विद प्राइजेस, द मेन्यू इज़ नॉट एन ऑफ़र बट एन invitation for the customer to make an offer by ordering the food. When the customer places an order, it is considered an offer to the restaurant। तीसरी मिसाल, ऑक्शनियर नीलामी, IPL की बिड, गाड़ियों की बोली। An auctioneer announces a car is available for bidding, the announcement is an invitation to make an offer। जैसे वो मैं सुनने में तो ये आया था कि पहले मेमनू में ना वो बोली लगती थी लड़कों की, अभी भी ऐसा होता है ना, वो लड़कों की क्या लगती है बोली, वो भी क्या है, इन्विटेशन टू एन ऑफ़र, कि ये वाला छोकरा कौन कितने में लेना चाहता है। ठीक है, ये बीकॉम पास है, ये 2 लाख रुपए में। ठीक है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये 20 लाख रुपए में। ठीक है, तो बंदों के हिसाब से क्या बनता है, हाँ हाँ होता है, क्या चीज़, नहीं होता है ये मेमन पैसे नहीं देते, मतलब वो शादी के लिए होता है ना स्पेसिफिकली। हाँ भाई, जो जितना पढ़ा लिखा है, जो जितना अमीर है, उसको उस हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, मतलब अगर एक बहुत बंदा काबिल पढ़ा लिखा है तो उसको घर भी उतना अच्छा मिलेगा। बात समझ रहे हो, तो क्लास के हिसाब से लड़कों की ना वजन लगते हैं। ठीक है, हाँ वाकई मैं सही बता रहा हूँ। क्या नहीं, अम्मी अबू तब्दील नहीं होते, अम्मी अबू वही रहते हैं। हाँ आ रही है यार। एंड द ऑक्शनियर कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। अच्छा, अब वैसे जब भी हमारी घड़ी में वो बचता है ना 2, तो हमारा होता है सवालात का टाइम। ये पिक्चर जो है ना, तो मैं बार बार नज़र आएगी, बिजनेस लॉ पोर्शन में भी नज़र आएगी, कंपनी लॉ पोर्शन में भी नज़र आएगी, और ये तो मैं बार बार नज़र आती रहेगी। तो जहाँ भी तुम्हारी घड़ी में बच जाए 2, समझ जाना हो गया सवालात का टाइम। अच्छा यार, वैसे मैंने तुम लोग से ना तुम लोग के नाम नहीं पूछे। वैसे तो उस दिन इतने सारे बच्चे थे कि नाम पूछा तो सुबह हो जाती। हमेशा क्लास में इतने बच्चे रहे कि नाम याद हो जाते थे। इनको मुझे याद है ना, मायज़ और राफ़े, ऐसे ही ना, मोहम्मद राफ़े ना, ये माविया मोहम्मद राफ़े का है, गया हुआ है। अच्छा तुम बताओ, हसान, बिलाल, अली, कामरान, नकील, नकील, अहद, मुअज़्ज़म,
इजलान, एहसन, साद, रिजवान, साद। साथ साथ कौन है? एक ये साद है और दो साद है, ठीक है। अयान, और बीच वाला? ये बीच वाला, ये, हाँ अयान। अच्छा, और वो कौनैन, ठीक है। हफ्सा, महानूर, आयशा, फरवा, उर्वा, ठीक है। मुश्किल है नाम याद करना, लेकिन याद हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। ये देख लो इन्विटेशन टू एन ऑफर की डेफिनेशन। तुम सबको मैंने कहा था सब लोग रजिस्टर ग्रुप पे ऐड हो आप ऐड हो, ठीक है। नहीं हो? कितने लोग नहीं हो? तो अरे यार अच्छे खासे लोग नहीं है तो रजिस्टर ग्रुप पे ऐड। सारे डेमो वाले हो? डेमो ले रहे हो अब तक? नहीं आप लोग? अच्छा सब कितने लोग ऐसे जिनकी पीआरसी की पहले, सॉरी कैफ की पहली अटैम्प्ट है? पहली अटैम्प्ट है सबकी। पीआरसी कब किया है? नवंबर में, सॉरी जुलाई में कर लिया। आपने कब किया है? कहाँ से? यहीं से किया है? फिर ओके ठीक है, सही है। अच्छा और बाकी सब ने यहीं से किया है? इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी किया है। हाँ कल आईटी भी पेपर था, कैसा हो गया? सही सही सही। सर साथ बता रहे थे सुबह, बेचारे जाग रहे थे, ठीक है, पेपर देने के लिए। सर OLX पे लैपटॉप एडवर्टाइज करा हुआ है, ये इनविटेशन टू एन ऑफ़र होगी या जनरल ऑफ़र होगी? बेसिकली OLX पे मैंने अपनी गाड़ी सेल पे लगाई हुई है, तो ये मेरी ऑफ़र टू सेल है, ठीक है, ये ऑफ़र टू सेल है। अगर कोई बंदा इस टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्री करके मुझे अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी ख़रीद लेता है, तो वो क्या हो जाएगी? बोलो भाई, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, ठीक है। सर बोला रजिस्टर ग्रुप में ऐड नहीं किया, क्योंकि रजिस्टर ग्रुप में ना मैंने मैसेज चला दिया है कि हर बंदा मुझे अपना नाम और शहर का नाम लिख के भेज दे, ठीक है, ताकि मैं तुम लोगों के नंबर सेव कर लूँ। अब होता ये है कि मेरे पास एट अ सिंगल टाइम ना तकरीबन कल 975 950 चैट्स थी। ये चैट्स हैं, मैसेजेस नहीं है, चैट्स हैं, और वो हर एक को रिस्पॉन्ड करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता ना मेरे लिए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए एडमिन देखती है। तो जिसके नाम मेरे पास सेव होते हैं ना, जो बच्चे अपने होते हैं रजिस्टर्ड बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं, उनको मैं ग्रुप में भी और इंडिविजुअल भी रिप्लाई फिर कर ही देता हूँ, उनके नाम सामने आ रहा होता है। फिर नए बच्चों को चैट खोल के रिप्लाई करना फिर एक अलग महाज है, बहरहाल, लेकिन वो भी हो ही जाता है। तो ये ओपन टू ऑफ़र है ना से कम ज़्यादा होते हैं OLX पर। भाई देखो, अगर मैंने OLX पर अपनी गाड़ी बेचने के लिए लगा दी तो ये ऑफ़र टू सेल है। अगर कोई बंदा एज इट इज़ उसी कंडीशन में उसी प्राइस पर खरीद देता है, वो क्या होता है भाई? एक्सेप्टेंस। लेकिन ज़्यादातर OLX की मार्केट चलती काउंटर ऑफ़र पे, बात समझ आ रही है? 50K का लगाया है, 45K तक का दे देता हूँ, तो ये सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें तो एक प्राइस लगानी है ना, तो 50,000 प्राइस सर्टेन एंड डेफिनेट है, ठीक है। पर कैसे करेंगे इनविटेशन और अच्छा इसमें पूछा है फ़र्क कैसे करेंगे, क्या मतलब है? मिसाल दो। जैसे अभी OLX वाली मिसाल, ये ऑफ़र टू सेल है, ये ऑफ़र टू सेल है, ठीक है। ये इनविटेशन टू एन ऑफ़र नहीं है, ये ऑफ़र टू सेल है। जैसे सुपरमार्केट में हम गए तो हाँ सुपर मार्केट में गए, फिर प्राइस टैग लगे हुए, प्राइस टैग लगे हुए हैं, ये इनविटेशन है और ठीक है। ये इनविटेशन टू एन ऑफ़र है, क्यों? क्योंकि उसने इनवाइट किया है कि आओ ऑफ़र दे दो, ठीक है। अब मैं जाऊँगा बोलूँगा यार मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ये ख़रीदना है, मुझे ये ख़रीदना है, और मैंने उसकी ऑफ़र इनविटेशन टू एन ऑफ़र को एक्सेप्ट करके अपनी ऑफ़र दे दी। अब काउंटर पे जाऊँगा, चेक इन करूँगा, वो एक्सेप्टेंस करेंगे और मेरा काम हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलो अब आ जाओ, हमारी घड़ी में बच गए चूँकि 2, तो हम क्या करेंगे बोलो भाई? प्रैक्टिस करेंगे कुछ सवालात की, और ये प्रैक्टिस बस हम डिस्कस कर लेंगे। आपने बताना है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़ना शुरू कर दो। सर जो चेंजेस कल आपने बताए थे सिलेबस में, उसके अलावा चैप्टर में से कोई टॉपिक रिमूव नहीं किया गया? मतलब जिसके पास ओल्ड बुक है वो रिमूव पोर्शन को छोड़ के बाकी यूज़ कर सकता है। देखो ओल्ड बुक के अंदर नए पास्ट पेपर ऐड नहीं होंगे 2 अटैम्प्ट के लास्ट कम से कम, तो वो भी उससे महरूम रह जाओगे टॉपिकल वाइज पास्ट पेपर से, ठीक है। तो बेहतर है कि नई किताब ले लो और पढ़ना शुरू कर दो। चलो पढ़ो शाबाश, बताओ। इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटेड इन द फॉलोइंग सिनेरियोज और नॉट? सना ने अहमद को कहा कि शी इज़ विलिंग टू सेल हर कार फॉर 1 मिलियन। सना ने अहमद को क्या कहा बोलो भाई? कि वो अपनी गाड़ी 1 मिलियन की बेचना चाहती है।
बट ओनली इफ़ अहमद अग्रीज विद इन 24 आवर्स, और 2 लाख दे दे। अब ये क्या है बोलो, कंडीशनल ऑफर। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर बताओगे और 2 लाख रुपए हाथ के हाथ दे दोगे। अगर उसने 24 घंटे के अंदर अंदर बता दिया, 2 लाख हाथ के हाथ नहीं दिए तो फिर नहीं होगा। लेकिन अगर 2 लाख हाथ के हाथ दे दिए लेकिन 24 घंटे के बाद दिए फिर भी नहीं होगा। अच्छा, अहमद रिमेन साइलेंट फॉर 24 आवर्स बट लेटर कॉन्टेक्ट सना ऑफरिंग टू पे फुल अमाउंट आफ्टर अ वीक। बोला यार पूरा पैसा ले लो लेकिन हफ्ते बाद ले लो। ये क्या है? काउंटर ऑफर। तो काउंटर ऑफर से एक ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है, इसलिए कोई इन दोनों के दरमियान वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। हिना ऑफर टू सेल हर एंटीक क्लॉक टू समीर फॉर 50,000 स्टेटिंग दैट द ऑफर विल एक्सपायर अनलेस समीर पेज द फुल अमाउंट विद इन 2 days। उसने कहा 50,000 की एंटीक क्लॉक बेचूंगी, अगर ख़रीदनी है तो पूरे के पूरे पैसे 2 दिन के अंदर अंदर दे दो। समीर ने रिस्पॉन्ड किया 2 दिन के अंदर अंदर, लेकिन कहा कि यार 45,000 ले लो। ये क्या है? काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाती है, इसलिए कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। तीसरी चीज़, आरिफ डिस्प्लेस कार फॉर सेल ऑनलाइन विद अ प्राइस टैग ऑफ 8 लाख। अब वही OLX पे गाड़ी लगा दी आरिफ ने 8 लाख रुपए की। सारा ने उसको कांटेक्ट किया कि मैं प्राइस पे तो आपको एग्री करती हूँ, चलो ठीक है मैं 8 लाख पे ख़रीद लूँगी, लेकिन अगर 1 महीने तक मेरे लिए गाड़ी रिजर्व रखो जब तक मैं पैसे अरेंज कर लूँ। और आरिफ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला पागल वागल हो गई है, गाड़ी तो मेरी फ़ौरन बिक जाएगी, मैं इसको जवाब ही नहीं दूंगा। तो क्या कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हुआ है? नहीं हुआ है। इवन तो वो अग्री भी कर रहा था ना कि हाँ सही है चलो ठीक है कर लेंगे। जैसे आईकैब ने एक सवाल पूछा, वो आगे ही आएगा कि एक रेस्टोरेंट में एक बाजी गई, एक कोट ख़रीदा, शॉपकीपर को बोला ये ज़रा रखो, मैं थोड़ा कुछ दिन बाद आके पैसे देती हूँ। और वो कुछ दिन बाद अगर आए या ना आए तो क्या शॉपकीपर जिम्मेदार है उसको कोट बेचने के लिए? नहीं। ठीक है, अच्छा अगर पैसे ले लेगा तो जिम्मेदार है, लेकिन शॉपकीपर क्यों पैसे लेगा? नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है ना कि किसी के लिए कोई चीज़ रिजर्व करके रखना। ठीक है, चलो। बिलाल एक स्टोर का मालिक था जिसने डिस्प्ले कर दिए गुड्स अपनी शॉप पे विद प्राइस टैग, अलाउिंग कस्टमर टू हेल्प देम थ्रू अ सेल्फ सर्विस सिस्टम। ज़ारा ने पिक किया कोट, आ गई मिसाल, फ्रॉम द रैक, टेक इट टू द कैशियर एंड सेड दैट शी विल पे नेक्स्ट वीक। और उसको कहा कि कोट रिजर्व रख लो। कैशियर ने बोला हाँ चलो ठीक है रख लेता हूँ। अब वैलिड नहीं है ना। अगर वो 1 हफ्ते बाद भी आ गई तो क्या हम बेचने के लिए उसको लायबल है? नहीं है लायबल। ठीक है, कैशियर मान गया, लेकिन स्टोर की पॉलिसी है क्या रखना? क्या स्टोर वालों ने खुद से उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया है कि हाँ ठीक है हम जो है आप मुझे 1 हफ्ते बाद पे कर देना? क्या कोई इस तरह की ऑफ़र एक्सेप्टेंस हुई है स्टोर के दरमियान और इसके दरमियान? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, चलो। कैशियर ने गलत बयानी कर दी, लेकिन उस गलत बयानी के ऊपर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होगा और ये बंदी सू नहीं कर सकती, इस सिर्फ महज एक इस बातचीत की बेसिस पे। रिप्रेजेंटेटिव थे बिल्कुल, हाँ। देखो मेरी बात सुनो, बिलाल एक स्टोर ओनर था, उसने लगाए हुए, लेकिन अगर ये बिलाल ही कॉन्ट्रैक्ट करता ना अपने स्टोर के बिहाफ पे तो बात समझ आती, लेकिन उसने तो किया ही नहीं। किया किसने बोलो भाई? कैशियर ने बोला। अब कैशियर के पास क्या वो अथॉरिटी थी या नहीं थी? अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। चैप्टर नंबर 10 डील करता है इससे। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 डील करता है अथॉरिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स। ठीक है, तो एजेंसी के चैप्टर में हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ा करते हैं कि क्या सामने वाले को इस बात का आइडिया था कि उसके पास ये पावर है या नहीं है। तो कैशियर के पास नॉर्मली पावर होती है? नहीं होती। अगर मैं जाऊँ किफ़ायत से सामान खरीदूँ और कैशियर को बोलूँ रखो ज़रा अगले हफ्ते आता हूँ, कैशियर बोलेगा पागल हो गया, इसको निकालो और सामान वापस आके रैक में रखो। ऐसे ही है। तो एजेंट के पास एजेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहाँ पे ये एजेंट है, पार्टनर नहीं है। एक बात तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज़, एजेंट उसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो उसकी अथॉरिटी के अंदर शामिल होता है, तो ये उसकी अथॉरिटी के अंदर शामिल नहीं है। क्लियर है? चैप्टर नंबर 10 से पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ ना कॉन्ट्रैक्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो पहला बैच था सितंबर 24 जिसके अंदर जो 2 चैप्टर पढ़ाए थे बिजनेस लॉ के, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डेटा प्रोटेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। फिर मार्च 25 में ऐसे ही बस इरादा नहीं था बिजनेस लॉ पढ़ाने का, एक कुछ सरकमस्टांसेस हुए और नया बैच अगले महीने स्टार्ट होना था। बिजनेस लॉ का गुमान भी नहीं था, मैं तो कंपनी लॉ का टीचर था, कंपनी लॉ में खुश था। तो अब सामने से जो ना वो आ गई एक ऑफ़र कि बिज़नेस लॉ ऑफ़र करना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने ना किताब उठाई खोल के देखने के लिए सिर्फ। अब मैंने ये बात होगी कब की, मार्च 25 का बैच है ना मेरा, तो मार्च 25 का बैच था सितंबर 2024, अगस्त सितंबर की बात है, पिछले साल की सेम टाइम ना। मैंने किताब उठाई,
पहले तो पढ़ी मतलब हाँ ठीक है मुनासिब है, चीज़ें पढ़ी में रिकॉल होने लगी, मैं 2019 की फ्लैशबैक में चला गया, हाँ पढ़ी में कुछ चीज़ें ऐसी थी तो बिल्कुल बाउंसर, ये तो अरसा हो गया पढ़े हुए, सालों हो गए, समझ से बाहर है। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है इंटरेस्टिंग है, आई कैन डू इट। मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मैं आ गया बिजनेस लॉ के अंदर मार्च 2025। मैंने कहा ठीक है साथ साथ नोट्स बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब नया टीचर वो सब्जेक्ट पढ़ाने आते हैं ना तो नोट्स बने हुए नहीं होते, कुछ नहीं बने होते, साथ साथ तैयारी करेंगे पढ़ाने की और साथ साथ पढ़ाएंगे। मार्च 25 का बैच अमेजिंग गया, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे लेकिन इट वाज सच एन अमेजिंग बैच। सितंबर 25 में तो फिर 2.5 महीने पहले बच्चों को फारिग कर दिया और इतनी दुआ करके आया हूँ कि पेपर इतना आसान है, अल्लाह ताला एक आध मेरिट दे दो, क्या ही बात है, ठीक है, क्योंकि पेपर वैसे हुए हैं बच्चों के, बहुत ज़बरदस्त पेपर हुए हैं। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे, कंपनी लॉ पे पूरे अब हाथ पाँव धोके सब फारिग हो चुके हैं। चलो यार आ जाओ एक और सवाल कर लेते हैं। अब सवाल पढ़ने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने पढ़ना होता है रिक्वायरमेंट से। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये रिक्वायरमेंट है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑफर, पहली चीज़, विच वॉज मेड बाय बदर, ऑल्सो स्टेट whether आफ्ताब would be able to claim the amount of reward in the circumstances। अब ऐसे सवाल में कितनी बातें पूछी हैं, 2 बातें हैं, तो मुझे जवाब भी कितनी बातों का देना है, 2 बातों का। सबसे पहले टाइप ऑफ ऑफर आइडेंटिफाई करनी है, उसके बाद बताना है कि क्या वो आफ्ताब कोई अमाउंट क्लेम कर सकता है या नहीं। बदर हु इज़ द ओनर ऑफ मशहूर एसोसिएट्स, ये एम है कोई दुकान है, ठीक है, और ये बदर है। जब ये सवाल है ना, एक अपने पास ना रफ में ड्राइंग कर लिया करो, उससे बड़ी ना हेल्प हो जाती है सवाल को पिक करने में। सेंट वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज आफ्ताब इन सर्च ऑफ हिज पेट, ये आफ्ताब है, ठीक है, ये बदर का कुत्ता जो गुम हो गया है, ये है बस कुत्ता है एक, ठीक है, ये गुम हो गया है। घोड़ा है कुत्ता है, घोड़ा है, चलो घोड़ा है, लंबी पूंछ है इसकी ये, ठीक है, ये घोड़ा ही गुम हो गया है। मिसिंग पैट लिखा हुआ यार, पैट है, पैट हॉर्स, अच्छा आगे पैट हॉर्स, विच हैड बीन मिसिंग फॉर 5 days। बदर ने एडवर्टाइजमेंट लगा दी, एक रिवॉर्ड 2 लाख का न्यूज़पेपर में, फॉर एनीवन हु फाइंड द मिसिंग हॉर्स, ठीक है। ये कौन सी ऑफर है, तो पहली चीज़ तो हमने आइडेंटिफाई कर ली कि टाइप ऑफ ऑफर क्या है, जनरल ऑफर है। दूसरी चीज़, आफ्ताब अनअवेयर ऑफ द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, आफ्ताब के पास तो कभी वो न्यूज़पेपर आया ही नहीं था, आफ्ताब ने तो कभी वो चीज़ देखी ही नहीं थी। उसको घोड़ा मिल गया और जब उसको मालूम चला कि उसने घोड़ा ढूंढ लिया, उसने बोला लाओ भाई लाओ मेरा इनाम लाओ, जल्दी से इनाम दो मेरा। तो मुझे बताओ क्या वो इनाम का हकदार होगा या नहीं होगा, बताओ इनाम का हकदार होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑफ़र उस तक कम्युनिकेट नहीं हुई थी। यही बात मैंने पढ़ाई थी एसेंशियल ऑफ एन ऑफ़र में कि ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। क्या मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, मैं आपको आंसर लिखना सिखाऊंगा, लेकिन 10वें लेक्चर के अंदर। 9 लेक्चर्स तक हम तकरीबन अपने आराम से पेस पे जाएंगे। 10वें लेक्चर के अंदर मैं आपको ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा, जिसके अंदर पिछले सारे कॉन्सेप्ट की ड्राफ्टिंग हो रही होगी। फिर 11वें लेक्चर से दोबारा हम पास्ट पेपर्स पे आ जाएंगे और फिर आप लोग खुद लिखना शुरू कर दोगे, मुझे चेक कराओगे। अच्छा, तो पहली चीज़ तो ये थी कि टाइप ऑफ ऑफ़र कौन सी है, बोलो भाई जनरल ऑफ़र। दूसरी चीज़ आपने क्या है कि भाई इफ़ आफ्ताब कैन क्लेम द रिवार्ड, तो आप बोलोगे भाई आफ्ताब कैन नॉट क्लेम द रिवार्ड, ठीक है, एज ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड सिंस आफ्ताब वॉज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट इट शोज दैट ही वॉज unaware of this offer and it was not duly communicated to him, therefore he cannot claim the amount of reward। बात समझ आ रही है, सिर्फ आसान इंग्लिश है वही लिखनी है, क्लियर है, ये लिख लोगे। अब तुम लोगों ने क्या करना है, ये जो पहला और दूसरा सवाल है ना, इसको आंसर को अपनी ज़बान में लिख के लाओगे अच्छा सा, ठीक है, बात समझ आ रही है, क्लियर है। लिखना सीखो, यकीन मानो कि जब आप पहली बार याद करके पढ़ के लिखना शुरू करते हो ना, तो ये पेन कितना हल्का है, तुम लोगों के पेन कितने हल्के हैं, इसका वज़न इतना भारी हो जाता है ना कि आपका हाथ नहीं चलता। जब फर्स्ट टाइम लिख रहे हो और आपको लिखना नहीं आता हो तो आपको समझ ही नहीं आता यार लिखूँ कहाँ से कहाँ लिखूँ, कहाँ से अल्फाज लाऊँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप प्रैक्टिस करके पक्के हो जाते हो ना, तो आपका दिमाग आगे चलता है और हाथ पीछे चलता है, आप इतने प्रोफिशिएंट हो जाते हो। मेरी बात समझ आ रही है, चलो
अब एक और सवाल, अब मैं चाहता हूँ कि ये सवाल तुम लोग खुद करके लेकर आओ, कर लोगे या मैं डिस्कस करूँ? कर लोगे। तो सवाल नंबर 3 की पिक्चर ले लो, शाबाश, बल्कि 1 2 3 तीनों की ले लो। सर वो डेटा वाले जो ग्रुप है उसके अंदर सेट कर दीजिए किस खुशी में? अनरजिस्टर्ड उसमें आती है डेटा या बिलो होगा? मैं बिलो पढ़ा रहा हूँ। लेकिन वो अनरजिस्टर्ड में जो हाँ अनरजिस्टर्ड तो बिना क्वेश्चन क्यों नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, ये पहला सब पहले पिक्चर ले ली, दूसरे और तीसरे की भी ले लो, शाबाश। तीसरा सवाल वही जो हमने एग्जाम्पल क्लास में डिस्कस किए, कमोबेश, पढ़ लो। आपने कहा ना ये जर्नल ऑथर है, बट इसमें कंडीशन तो है जो उसका हॉर्स ढूंढ के लाएगा उसको पैसे मिलेंगे, हाँ, तो ये कंडीशन नहीं है तो वो ढूंढ के लाया तो है, कंडीशन ही तो है। सर। टाइप ऑफ ऑफर, टाइप ऑफ ऑफर नहीं, जनरल ऑफर है। कंडीशन ऑफर तो वो होती है कि जो ऑफर के साथ कोई कंडीशन लगा दी जाए। टाइप ऑफ ऑफर तो सिर्फ 3 ही है, जनरल, स्पेसिफिक, काउंटर। और कंडीशनल ऑफर ये होती है कि जो ऑफर के साथ कंडीशन लगा दी जाए, तो वो कंडीशनल ऑफर है। तो जो कोई ढूंढ के लाएगा, अब जाहिर सी बात है कोई तो कोई ढूंढ के तो लाएगा, तो ये कंडीशन नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर कंडीशन यूँ होती कि जो कोई 2 दिन के अंदर अंदर ढूंढ के लाएगा, ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफर होती। व्हाट्सएप ओनली एडमिन है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप ओनली एडमिन नहीं है, रजिस्टर ग्रुप मेरा ओके ऑन है, कल बच्चे जवाब दे रहे थे वहाँ पे। हाँ जी, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि जो बच्चे मुझसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं रोज़ के रोज़ PDF शेयर करूँ, तो मैं रोज़ के रोज़ नहीं करूँगा, ठीक है। ये तुम लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं जाता यार, मैंने सिर्फ यहाँ से एक्सपोर्ट करना और PDF तुम लोगों को तो बहुत जानी है, लेकिन मैं ये काम नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद रजिस्टर बनाओ, लिखो। अच्छा, पहली दूसरी क्लासेस हैं तो माफ़ी चल रही है, ठीक है, हल्का हाथ चल रहा है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा लाठी चार्ज, ठीक है, उसके बाद होगा ग्रैंड ऑपरेशन। और ग्रैंड ऑपरेशन में होता क्या है? ग्रैंड ऑपरेशन में मैं वहाँ से आता हूँ टहलता हुआ, एक का रजिस्टर पकड़ लेता हूँ किसी का भी, ठीक है, बोलता हूँ लाओ रजिस्टर दिखाओ, और रजिस्टर नहीं बना होता तो फिर सलाम दुआ होती है अच्छे से, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो आप सबने अपने रजिस्टर बनाने हैं। जैसे ये रजिस्टर है माइस के पास, ये अच्छा रजिस्टर ज़रा उठा के दिखाना, ठीक है। ऐसे आपने इस पर माइंड मैप वगैरह बनाना है और अपनी नोटिंग वगैरह करनी है, ठीक है। इस तरह का रजिस्टर बना लो और क्लास में हर एक बंदा रजिस्टर बनाएगा। मुझे कोई ये ना बोले कि सर मैं प्रिंट करवा लूँगी उसके ऊपर लिख लूँगी, तो ये डीलेपन नहीं करना, क्योंकि यकीन मानो कि एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेशन, जब तुम रिवीजन करने के लिए बैठोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा जो वेपन होगा ना, वो अपना रजिस्टर और अपनी हाथ की लिखी हुई चीज़ें होंगी, रादर देन एनी नोट्स, एनी बुक, एनीथिंग। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। आज बुध का दिन है, बुध के दिन हम लोग अलविदा करते हैं बिजनेस लॉ को। पीर वाले दिन दोबारा से बिजनेस लॉ की क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे कंपनी लॉ का पोर्शन, ठीक है। तो हम 3 दिन बिजनेस लॉ और 3 दिन कंपनी लॉ चला रहे होंगे, ठीक है। एक सेकंड रुक जा मेरा मुन्ना, मेरी जान, ठीक है। अच्छा, अगली क्लास से हम लोग पढ़ेंगे क्या? रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर प्रपोजल। रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर के बाद 3-4 बातें हैं। इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा एक्सेप्टेंस वाला पोर्शन, ठीक है। तो बहुत ही आसान सी बात है। इंशाअल्लाह इस चैप्टर को हम मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक ख़त्म कर लेंगे। इस वीक शुरू हुआ है, अगले वीक ख़त्म हो जाएगा। एडमिन को कहो ऐड कर दें। जो बच्चे रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड नहीं हैं, जो बच्चे रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड नहीं है, वो बराए करम एडमिन के पास जाएँ और उनको कह दें कि वो आपको रजिस्टर्ड ग्रुप में ऐड कर दें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला के वक्त पे लेते रहेगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।